हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ऑडियो और वीडियो को बता दीजिए एक बार कि कैसे चल रहा है। गुड मॉर्निंग भाई। आज अपने को अदर की टर्म्स पढ़नी थी, है ना? एक बार ऑडियो चेक करना है तो बस। ठीक है, चलो जी, शुरू करते हैं फिर आज। तो हमने कल काफी कुछ पढ़ लिया था, 2 पेज में काफी डिटेल थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ रहा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखो, बेसिक इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, मैं बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इट इज अ मॉनेटरी टूल। मॉनेटरी टूल कौन? मॉनेटरी मतलब आरबीआई, दैट एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेक्ट्रल। ठीक है। जब मान करके चल लो कि बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। अब लोगों के पास असल में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। और या बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, जो लोगों में बांट रहा है, दबा दो दबा दो दबा दो। इससे क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होती है ना, तो आरबीआई कहती है कि भाई लाडले डट जा। स्टैंडिंग डेफिसिट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू वो ये वाला जो पैसा है वो वापस मंगा लेता है। तो इन लोगों के पास पैसा कम हो जाता है जब बैंक के पास पैसा। जब बैंक अपना इन्वेस्टमेंट कर देगा आरबीआई के अंदर, तो कम लैंड कर पाएगा, लैंडिंग कम हो जाएगी। जब लैंडिंग कम होगी तो इन लोगों के पास पैसा कम जाएगा। जब पैसा कम जाएगा तो खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो इकोनॉमी वापस ठीक आ जाएगी। समझ रहे? तो ये चीज है। अभी मेरा कैमरा कहाँ घुसा हुआ है? मुझे बोला। ठीक है, चलो, आगे चलेगा, आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब है क्या, इसके फीचर क्या होता है? एच डी एफ रिप्लेस द फिक्स रेट रेपो रेट एज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर फ्लो। ठीक है। HDF is an overnight liquidity absorption mechanism with the flexibility for RBI to increase its duration. Any entity that is eligible for LAF can use this facility. HDF will be available every day, including holidays and weekends. ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छे से देख रखना, हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। ठीक है। इसमें ना मेरे को इन्वेस्टोपीडिया काफी अच्छा लगता है, अगर दिखे ना कहीं तो इन्वेस्टोपीडिया से पढ़ना। ठीक है। तो है क्या, इज अ कोलेक्ट्रल फ्री ओवरनाइट मॉनेटरी टूल इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन अप्रैल 2022 टू ऑब्जर्व surplus liquidity from the banking system. It acts as a lower bound of the liquidity adjustment facility corridor, allowing banks to park fund with RBI without providing government security. मतलब ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है। Key detail of the SDF: to manage excess liquidity in the system, control inflation, support financial stability। ठीक है, collateral free है। ठीक है। Interest rate and the tenor: the SDF is overnight facility, so the RBI can accept longer tenor। ठीक है। Eligible participant: only entities eligible under the liquidity adjustment facility can access this facility। The facility is available between the छोड़ो। ठीक है, मतलब रोज है, बट आपका ओवरनाइट फैसिलिटी है। तो देखो, 5:30 बजे शुरू हो रही है, रात के 12 बजे तक जा रही है। ठीक है, ये याद रखना, ओवरनाइट है। तो अपने को तो याद रखना चाहिए भैया, ये ओवरनाइट फैसिलिटी है। ठीक है, इसका कोई संडे वनडे नहीं होगा, ये भी याद रखना। दो चीजें, ओवरनाइट फैसिलिटी है, ओवरनाइट फैसिलिटी है। ओवरनाइट फैसिलिटी होने की वजह से ये 5:30 से लेकर के रात के
12 बजे तक रहती है। देखो फॉर द ऑब्वियस रीजन, अगर 12 हो गया तो सुबह में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, और संडे को भी चालू रहता है। दो चीज याद रखनी है बस। ठीक है, बड़े वी ट्रिपल आर, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, वेरिएबल, देखो रिवर्स रेपो रेट तो सेम ही है, रिवर्स रेपो रेट, बट ये वेरिएबल रेट है, मतलब ये चेंज होता रहेगा। इट इज अ मेथड यूज बाई, अच्छा एक और चीज याद रखना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। ठीक है, तो अगर प्रीलिम से क्वेश्चन बनाना होगा तो एक तो ये बात आएगी 2022 में हुआ था, दूसरी बात ये आएगी कि रोजाना होता है। ठीक है, और ये जो होता है कि क्या नाम है, ओवरनाइट फैसिलिटी है, ये पूछ लेगा तुमसे। ठीक है, अच्छा इससे क्या है कि ना आपको फिक्स रेपो रेट का ड्रामा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने भी यही करा कि वेरिएबल रेट, क्योंकि इन्होंने मार्केट सेंसिटिव बना दिया उसको, समझ रहे हो? अब इसको देखते हैं। इट इज अ मेथड यूज्ड बाय द आरबीआई टू absorb excess money from the bank for a short period of time. RBI take money from bank and offer them interest in return। ठीक है, तभी तो देखो, आप जब अगर इंटरेस्ट नहीं दोगे तो, मान के चलो आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो क्या मजबूरी रहेगी आपकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की आपको पैसा देने की? भाई तो कभी भी नहीं पैसा देंगे। आप उनको अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हो ना, जो लोग नहीं दे पा रहे। ठीक है, जो लोग नहीं दे पा रहे, मान लो लोगों ने लोन लिया, ठीक है, अब वहां से तुमको 8% आएगा। ठीक है, बट ये रिस्क होल्डर है ना, रिस्क है इसके साथ एसोसिएट। यहाँ पे आरबीआई के साथ रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर ये 4% भी दे रहा है तो ये बहुत खुश होके लेंगे, हाँ भाई ठीक है ले लो। क्यों? क्योंकि ये श्योर मनी है, यहाँ तो श्योरिटी है। यहाँ से क्या है, एनपीए हो सकता है, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, वहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और रिटर्न जो है वो श्योर होता है। द टर्म वेरिएबल रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, यस, एंड इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, द रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। देखो क्वार्टरली होता है। ठीक है, आपका जब भी एमपीसी बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन बैठता है, कमेटी बैठती है, तो वो डिसाइड करती है आपका आरआर कितना होना है, रिवर्स रेपो रेट कितना होना है, एसएलआर कितना होना है, वगैरह वगैरह। तो 3 महीने 4 महीने रुकने के बाद आपका आता है, और जनरली क्या है, ये लॉन्ग रन पे रखा जाता है, लॉन्ग रन पे, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे। ठीक है, ये वो टूल्स हैं, ये एच डी एफ और वी ट्रिपल आर, जो आपके आरबीआई को एक तरह से वेपन देता है कि ओवरनाइट अगर आपको कुछ करना पड़ जाए, मतलब आज सुबह ही देखा कि हाँ यार बहुत ज्यादा मार्केट वनरेबल है, गड़बड़ चल रही है, तब उसको करेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले कमेटी बिठाओगे, नहीं, समझ रहे हो? तो ये इंस्टेंट रिलीफ के है, ये दोनों एच डी एफ भी और वी ट्रिपल आर भी, याद रखना। और वी ट्रिपल आर से एक बार पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑप्शन क्या होता है? Began in 2019 by the RBI on behalf of the Government of India to manage the maturity profile of public debt by replacing short-term security with long-dated ones. अच्छा, market participants sell source security to the Government of India and simultaneously buy destination security at the quote price. The process is executed through the e-Kuber portal. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, वाया स्विच ट्रांजैक्शन मॉड्यूल। तो अच्छे से पढ़ते हैं, जो अभी बेसिक सेंस से समझ में आया कि हाँ ये कि जो आपकी पब्लिक डेट है, ठीक है, वो आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं लॉन्ग डेटेड वन के साथ। अभी देखते क्या है स्विच ऑप्शन।
Which option is government debt management tool where the RBI allows investors to exchange bond maturing in the near term for longer dated security. Okay. On March 9, 2026, the RBI will conduct 20,000 crore switch option to manage redemption pressure, specifically swapping securities maturing in 2027 for those maturing after 2032. मतलब अगर मान करके चल लो कि जैसे मान लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मैच्योर हो रही है, ठीक है, मतलब आपने सिक्योरिटीज ले रखी है, बहुत सारी सिक्योरिटीज ले रखी है, ठीक है, अब वो मैच्योर भी हो रही होंगी, अब वो मैच्योर होने वाली हो रही होंगी तो आपको कैश मिलेगा। अब आपको कैश नहीं चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पैसा नहीं देना क्योंकि पैसा चला जाएगा हाथ से तो दिक्कत हो जाएगी, और वो तो कमिटमेंट मनी है, अब पैसा देना नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं, सही बताऊं तो आप क्या करते हो कि भाई साहब स्विच ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, ई कुबर पोर्टल पे, और आप लॉन्गर रन पे जो मान के चलो कि आपकी 27 में हो रही है तो आप 32 प्लस में जब भी आपकी 2032 से ऊपर की में कोई भी मेच्योरिटी हो रही होगी तो उसमें पैसा डाल दोगे, वो वाली आपको मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट भी अब ज्यादा बेटर मिलेगा और आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा उसमें स्विच हो जाएगा। कई लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे को अच्छी चीज पता चली आज। तो अगर अभी मेरी कोई सिक्योरिटी मैच्योर नहीं हो रही, अगर मेरी मैच्योर हो रही होगी तो जरूरी नहीं मुझे पैसे की जरूरत हो सकता है कि जरूरत भी हो, नहीं, बहुत हाई चांस है नहीं हो, और नहीं है तो फिर क्या नाम है, मैं क्या करूंगा, स्विच कर लूंगा। तो ये अच्छी चीज है। देखो इसमें क्या है, द प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस द इमीडिएट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, आपने जैसे क्या है कि मैंने मान लो सिक्योरिटी खरीद रखी है बहुत सारी, तो अगर मैं बेच देता हूँ तो गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट पैसा देना पड़ेगा, उसमें इफ एंड बट नहीं है वो, तो वो चीज खत्म हो जाती है। अब मान करके चल लो जैसे मैंने बोला कि मेरे को जरूरत नहीं है, बट ये मेरी मेच्योरिटी हो रही है कि इसकी सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन रही है ना कि भाई देनी है, समझ रहे हो, पैसा मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे हो, मेरे को दूसरा आप अपना सिक्योरिटी दे दो, काम खत्म, लॉन्ग रन पे तो रखना ही। तो ये एडजस्टमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज है। इन्वेस्टर इन्वेस्टर्स होल्डिंग स्पेसिफिक नियर टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबमिट बिड्स टू एक्सचेंज फॉर द लॉन्गर टेन्योर। सिंपल है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, गुड इनिशिएटिव। तो ये पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता था, मुझे आप पता चला है, काफी अच्छी चीज है, ठीक है, आगे बढ़े। को लैंडिंग नॉर्म्स। RBI issued revised direction for co-lending agreements between bank and the NBFCs. Under co-lending agreements, regulated entities can enter a lending arrangement with other REs, okay, for the extension of credit to the borrower subject to compliance with the extent prudential regulations. Okay. Key highlights of revised directions. Minimum share. Each RE to retain a minimum 10% share of the loan. Okay. पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि है क्या ये। Co-lending is a partnership model, ठीक है, इसके पार्टनरशिप मॉडल है, where bank and NBFCs jointly fund loans, typically with an 80-20 ratio। तो 80 कौन लेता है, बैंक, और 20% कौन लेता है, एनबीएफसी, ठीक है। डिजाइन टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो टू अनडिजर्व सेक्टर्स, ठीक है, अंडरसर्व्ड, अनडिजर्व कह रहा हूँ, अनडिजर्व होगा तो उसको लोन ही क्यों मिलेगा, अंडरसर्व्ड सेक्टर्स। इट कंबाइन द बैंक्स लो कॉस्ट फंड विद एनबीएफसी लास्ट माइल। कैसा काम करता है,
The NBFC handle sourcing, documentation and customer services while the bank funds the majority of the loan. तो मतलब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कर रहा है एनबीएफसी, ठीक है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है बैंक, ठीक है। रिस्क शेयरिंग है, बोथ पार्टी शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड इन द प्री डिटरमाइंड या एग्रीड रेशियो अकाउंट। जैसे मान के चलो रिस्क भी तो आपका 80-20 पे ही होगा, क्योंकि फंडिंग भी 80-20 पे ही हो रही है। आगे चलो, बेनिफिट फॉर बोरोवर क्विकर मोर एक्सेसिबल पोटेंशियल चीप लोन्स, फॉर बैंक वाइडर रीच टू एमएसएमई, फॉर एनबीएफसी रिड्यूस कैपिटल लॉस एंड अलाउ स्केलिंग, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन चल रहा है। बोरोवर के लिए क्या है कि जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी से लोन पास कराना बहुत जल्दी का काम है। वहीं जो बैंक हैं उनकी क्या है कि भाई साहब उनको एमएसएमई के अंदर ज़्यादा वाइडर जा पाएंगे, मतलब ज़्यादा उनकी रीच बढ़ेगी। और वहीं पे आपका जो एनबीएफसी है वो स्केल ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि उन पे कैपिटल का इशू था, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? द आरबीआई इंट्रोड्यूस दिस मॉडल टू इंक्रीज द फॉर्मल क्रेडिट एसेट्स, ओके। मिनिमम रिटेंशन, द को लेंडिंग पार्टनर यूजुअली द एनबीएफसीज मस्ट रिटेन एटलीस्ट 20% ऑफ द लोन ऑन देयर बुक। वो तो बात सही है ही ना, क्योंकि भाई 20% का इन्वेस्टमेंट 20 तो रखेगा ही, या 20 दिन में रखने वाला अपना, ठीक है। तो काफी अच्छा समझाया हुआ है इस पे तो बहुत कम समझ में आया, मेरे को समझ में ही नहीं आया। ये बहुत ज्यादा टफ लग रही है मुझको। और वही गूगल पे बहुत इजी लग रहा है, इजी समझाया हुआ है। तो आप लोग गूगल से देख के चलना, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। इस पे तो कुछ समझ नहीं आता, देखो कितना अच्छे समझाया है, समझ में आया। आपको छोटा करना क्यों है, मेरे को तो एक समझ नहीं आ रहा है, छोटा करने के चक्कर में ना क्वालिटी लॉस करते हैं। तो ये नहीं विजन को करना चाहिए, इतना अच्छा वो है यार। आप क्या कर रहे हैं? मैं भेज देता हूँ, ठीक है, आप अपने आप कर लेना इसको। कितना अच्छा बताया मैंने, इतना ही जानना था मुझे। आगे बढ़ते हैं। हर चीज को मेरे को गूगल करना पड़ रहा है, इतना बढ़िया समझाया हुआ है इन्होंने। तो अंडर सी एल अब नई रेगुलेशन आई है, क्या है नई रेगुलेशन के अंदर? अंडर सी एल एस regulated entities can enter a lending agreement with the other REs for extension for credit to the borrower, subject to compliance with extant prudential regulations. Key highlight of the revised direction: minimum share REs attain the minimum 10%। उसमें देखो 20% था ना, इसको 10% कर लो, क्योंकि अभी रिवाइज आई है। यहाँ पे हमने लिखा था जिस 20%, इसको 10% कर दो, ठीक है। ये अपडेटेड हुई है, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद each lender can claim PSL status for its share under co-lending if the loan qualify as a priority sector, ठीक है। आगे बढ़े। यूनिफॉर्म एसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम, if lender tag a loan as a NPA, other co-lender must do the same। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। मान के चलो तुम्हारा बैंक है एसबीआई, ठीक है, और एसबीआई ने मुथूट के साथ काम करना शुरू किया, एनबीएफसी के साथ काम करना शुरू किया। एसबीआई ने मान करके चल लो मुकेश को कर रखा है ब्लैक लिस्ट। क्यों भाई, ये एनपीए करके बैठा हुआ है, एसबीआई ने उसको कर रखा है ब्लैक लिस्ट ड्यू टू एनपीए। बस मुथूट को ये बात पता नहीं, मुथूट कहता कहता नहीं नहीं हम तो दे देंगे मुकेश को लोन। अब मुकेश को लोन दे दिया, अब मुकेश ने फिर एनपीए मार दी, क्या फायदा? तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, जो एसबीआई ने सोचा हुआ है वही मुथूट को भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मुथूट को पता है कोई जो चीज, वो एसबीआई को प्रॉपर डेटा शेयरिंग होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर द एनपीए, ठीक है। तो ये चीज काफी जरूरी थी, काफी अच्छी चीज है। चलो गुड, मजा आया। ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी हो तो बताओ।
पेमेंट एग्रीगेटर्स। पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या है? इट इज एन एंटिटी दैट फैसिलिटेट एग्रीगेशन ऑफ द पेमेंट मेड बाय द कस्टमर्स टू मर्चेंट थ्रू पेमेंट चैनल थ्रू मर्चेंट्स इंटरफेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट पेटीएम गूगल पे पेपाल एक्सेट्रा। देखो, ये जैसे वो होता ना, क्या नाम है, इधर तुम हो, इधर मैं हूँ। अब तुमने मेरे को फोन पे किया, अब फोन पे थोड़ी करोगे, तुमने मेरे को पैसे भेजे बेसिकली, हम बोलते फोन पे कर दे। फोन पे क्या है? फोन पे मीडियम है। तो आपको पैसा भेजना था इधर से, इधर गया, तो चैनल जो हुआ वो फोन पे, वो होता पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज द कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। न्यू फ्रेमवर्क मैंडेट्स नॉन बैंकिंग पीएस टू ऑब्टेन आरबीआई ऑथराइजेशन अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। आगे बढ़ते हैं। Ways and means advances. It is a temporary advances given by the RBI to central government to cover any mismatch in receipts and payments. Way and means advances. Temporary advances given by the RBI to the central government to cover any mismatch in receipt and payments. Unlike ad hoc treasury bills, the instrument of WMA is not a source of financial fiscal deficit. Okay. तो ये याद रखना, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, जबकि आपका WMS जो है वो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। WMA इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। WMA लिमिट इज डिसाइडेड बाय द RBI। ओके। इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। ओके। Legal framework RBI Act 1924 authorizes the central bank for WMA। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑन WMA इज द RBI रेपो रेट। मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा WMA पे, वो RBI का रेपो रेट की जो परसेंटेज है वही मिलेगा। ठीक है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट, अगर मान लो ज्यादा पैसा मांग लेती गवर्नमेंट, तो उसको रेपो रेट पे 2% और देना पड़ेगा। मान करके चल लो वे और मीन एडवांसेस हैं जिससे मिसमैच बच जाए, टेम्परेरी एडवांस दे दिए कि भाई गवर्नमेंट काम कर लो अपना। ठीक है। तो जब वो दे दिया तो ये बोल रहा है कि जो आपने एडवांसेस दिए है, कल को ये लोन ही तो है एक तरह से सरकार पे, और अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको जो रेपो रेट है। मान के चल लो रेपो रेट आपका 4% है, मान लो, मुझे नहीं मालूम कितना, 4% है, तो 4% देना पड़ेगा। बट वो तभी ये बोल रहा है कि मान के चलो कि मान लो 100 रुपए का टेम्परेरी डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट ने मांग लिया 105। तो अब वो ये कह रहा है कि अब तुमने वो लिमिट पार कर दी, तो अब 4% की जगह 6% दे दो। ये बात हुई है यहाँ पर, समझ? ओवरड्राफ्ट मतलब उससे ज्यादा, एक्सेस द लिमिट। इट शैल बी फुल्ली पेड ऑफ विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द WMA। ठीक है। अच्छा, मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है इसमें इंफॉर्मेशन से, मैं थोड़ा सा और देखूंगा। ठीक है। Ways and mean advances are temporary, short-term, interest-bearing loan facility provided by RBI to the central and state government to bridges temporary mismatch in the flow। अब भी ये इतनी ही लिख देता ना लाइन, तो चीजें इतनी अच्छी लगती। Introduced in the 1997 to replace the ad hoc treasury bill, these advances ensure smooth government functioning within the 3 month prepayment period। कहीं नहीं लिखा उसमें। अब देखो तुम्हें एडिशनल फैक्ट मिला। ठीक है। उसके बाद की एस्पेक्ट ऑफ WMA क्या है जी? टू मैनेज टेम्परेरी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टेज इन गवर्नमेंट रिसीट एंड पेमेंट, नॉट टू एक्ट एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस थोड़ी है। RBI authorization provides under section 17(5)
of the RBI Act 1934. ठीक है. Interest rate generally charged at the prevailing repo rate must be repaid within the 3 months. ठीक है. Must be repaid within the 3 months. Types SDF special drawing facility, special mean and means advances against the collateral government securities. Normal WMS clean advances provided when SDF limits are exhausted. ठीक है. लिमिट क्या है? म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट WMA लिमिट इज सेकंड हाफ फॉर 25-26 was set to 50,000 करोड़. ठीक है. काफी अच्छा बताया इन्होंने, काफी अच्छा बताया. ठीक है. उसको नाम दिया. अभी नीचे वाला भी है, डिफरेंस फ्रॉम ओवरड्राफ्ट. इफ द WMA लिमिट, हाँ तो हमने पढ़ लिया था ओवरड्राफ्ट वाला, ये तो हमने पढ़ लिया. ये अच्छा लिखा हुआ है इसमें, ये नोट्स में देख रहे हैं, दे दिया तुमको मैंने. ठीक है. इसको अलग से रेड कर दे रहे हैं, दिख जाएगा तुमको. ठीक है. ये काफी अच्छा लिखा हुआ है, इसको कंसीडर कर लेना, इसको छोड़ देना. आगे बढ़े. न्यू इनिशिएटिव बाय आरबीआई, क्या भाई? ULI, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. ओके. जैसे यूपीआई है वैसे ULI आ गया. इट इज envisioned as digital public infrastructure aim to enhance delivery for credit. अच्छा. It aggregates data from the multiple data sources which would be made available to lenders for better credit assessment. Better credit assessment. Okay. Central bank digital currency retail sandbox. Okay. For the fintech firm to innovate in test solution. CBDC is a digital version of the fiat currencies issued by the central banks. भाई तू ना ढंग से बता दे, नहीं तो छोड़ दे, मत बताया कर. अब देखते हैं कि खोल के देखते हैं. इको की पीटी बेकार है, मेरे को कोई शर्म नहीं है इसमें बोलना. यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. आप क्या जल्दी है यार, क्यों खत्म करना है फटाफट? आप समझा दो ना हमको, फिर हमें समझ में नहीं आएगा, वहां पे MCQ लगेगा नहीं हमसे. क्या मतलब है? हमें समझा दो ना भाई. बार बार दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ रहा है तो क्या मतलब है इस चीज का? The ULI is a Reserve Bank of India initiative designed to make credit frictionless. ठीक है. स्पेशली फॉर रूरल और MSME. ठीक है. तो अब ये याद रखना कि ये हाईलाइट है रूरल और द MSME ब्राउजर और बोरोवर्स. ठीक है. इट एक्ट एज अ डिजिटल कंसेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म connecting lender with the borrowers by streamlining access to the data such as the land record. ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड दिखेगा नहीं तुमको अगर प्रीलिम्स में लैंड रिकॉर्ड अगर तुम्हारा दिमाग हो रहा है लैंड रिकॉर्ड के लिए छोड़िए तो डिजिटल पेमेंट लैंड रिकॉर्ड. एंड द क्रेडिट हिस्ट्री रिड्यूसिंग लोन प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम द वीक्स टू मिनट्स. ठीक है. तो लोन प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है, ये एक चीज है. ठीक है. आगे आओ. की फीचर्स एंड द बेनिफिट्स. की फीचर्स क्या है? डिजिटल फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलर टू द यूपीआई, वो तो मैं बोल ही रहा था. यूएलआई uses standardized APIs to connect multiple data sources. ठीक है. फास्टर अप्रूवल है, रिड्यूस पेपर वर्क एंड एक्सेलरेट क्रेडिट अप्रेजल. ठीक है. इंक्लूसिव क्रेडिट फोकस ऑन द सर्विंग स्मॉल बिजनेसेस. Constant based ensure security by allowing users to authorize data sharing. Reduce cost, lower operational cost for the banks and the financial institutions. Developed by the RBI Hub. ULI aims to digitize the entire lending life cycle. ठीक है. ये काफी सही पॉइंट है.
ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला पॉइंट क्या था हमारा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अब ये क्या है जी, देखो, ओपी मार्क हुआ, दिस चैलेंज विथ मी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द कंट्री सॉवरेन करेंसी। ई रुपी वाला मामला लग रहा है मेरे को, ठीक है। इशूड एंड रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल बैंक, एक्टिंग एज अ लीगल टेंडर, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में वो तो दिख रहा है, ठीक है, और एक्ट एज अ लीगल टेंडर, ये इम्पोर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट करेगा तो लीगल ही होगा ना, अनलाइक द वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज। ई रुपी की बात कर रहा था मेरा। CBDCs are stable, packed 1:1 physical cash, and offer faster, safer 24/7 digital transaction. Over 90% of global GDP is exploring them. Nations like Bahamas, Jamaica already in active use. क्या सेंस है इसकी? बैंक ट्रांसफर डिजिटल ट्रांसफर तो है, कोई सेंस बन रही है इसकी? अब भाई मैं फोन पे चला रहा हूँ, वो है क्या, आप पैसे ही तो भेज रहे हैं, तो मैं क्यों रखनी है वो? मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रही ये कहानी तुम्हारी, ठीक है। आगे चलो, लाइक वोलेटाइल क्रिप्टोकरेंसी, CBDC आर स्टेबल, पैक्ड 1:1 कैश हो गया, सिफर 24 घंटा। आगे चलो, ओवर 90% of the global GDP is exploring them, with the nations like the Bahamas, Jamaica activities. Key aspect of the security is the digital liability of a central bank, not the private entity, पता है तो, ठीक है। CBDC are used by the digital wallets, P2P और P2M, किसी को भी दे सकते हो पैसा है, वो तो कहीं भी जा सकता है। टाइप के रिटेल CBDC are for the general public use, wholesale CBDC फाइनेंशियल यूज। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जनरल यूटिलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन यूज करते हैं, ठीक है। क्रिप्टो ये है, देसी क्रिप्टो है, ई रुपी है और कुछ नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेनिफिट फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट एक्सेस टू अनडिजर्व population, efficiency reduces cost associated with printing, transporting, and storing cash, physical cash. Modernization offers secure alternative to private cryptocurrency and stable coins. Cross-border payments, potential to make international transfers way cheaper. ठीक है, इस इन्वेस्टोपीडिया की बात कर रहा था मैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल ई रूपी, ठीक है, ये आ गया। ग्लोबल लेंडर, अब देखो इतनी बड़ी बढ़त थी, बिना बात किया है। आगे चलो, उसके बाद लिखा टोकनाइजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड अ टोकन, वाओ, ऑफ अ रियल वर्ल्ड एसेट लाइक स्टॉक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन। हिंदी में समझा दो भाई मेरे को ये, टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टोकनाइजेशन ऑफ करेंसी, टोकनाइजेशन ऑफ करेंसी है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्या बोलता है अभी? ये रहा, टोकनाइज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये है क्या, रहा होगा नहीं, दिस प्रोसेस, इसको एंटर मार देते हैं, 2 3, इसके अलग अलग है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट ट्रेडिशनल शॉर्ट टर्म बैंक इशूड इंटरेस्ट बेयरिंग एंड
negotiable instruments into digital token of on a blockchain, utilizing the wholesale segment of the central bank digital currency for settlement. दोबारा पढ़ता हूँ. आरबीआई इज इनिशिएटिंग अ पायलट प्रोग्राम. अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है. तो ये तुम्हारा पेपर में आएगा पहली चीज तो, क्योंकि ये लेटेस्ट है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है. To tokenize certificate of deposit, this process convert traditional short-term bank issued interest-bearing and negotiable instruments into digital token on the blockchain. Digital token on the blockchain, utilizing the wholesale segment of the central bank digital currency for settlement. Key aspect of the CD tokenization purpose to make transaction faster, cheaper, safer, while improving liquidity for short-term debt instruments. Okay. Mechanism. CDs are deposited with the custodian, which issue corresponding digital token on a blockchain. This allows 24/7 trading and faster settlement times. Okay. Underlying asset. The pilot uses the RBI wholesale CBDC to ensure tokenized deposit. Okay, benefit क्या है? Enhanced transparency, programmability, potential for the fractional ownership, and which democratize access to these investments. Regulatory focus क्या है? RBI aims to establish integrity, enforceability, and prevent duplication of assets. Tokenization is a part of the broader push to modernize India's financial ecosystem, with other experiment exploring tokenization in money market in instrument like commercial papers. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है. ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा तुमको, इसको याद करना पड़ेगा तुमको. ठीक है, बेसिकली है क्या ये इट कन्वर्ट्स अ ट्रेडिशनल शॉर्ट टर्म बैंक इशूड इंटरेस्ट बेरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनटू द डिजिटल टोकन. टोकन बना देता है, मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट ले रखा है, जैसे मान के चलो आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, सिक्योरिटी ले रखी है, या कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, तो चलो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ भी ले रखा है जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपको उसका टोकन बना करके दे देगा. ठीक है, उसको डिजिटल टोकन बनाकर दे देगा. उससे क्या है कि आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी आपको सेल आउट कर सकते हो. समझ रहे हो, ये चीज है. इतना याद रख लो बस, काम बन जाएगा. ठीक है, अब न्यूज में क्यों है, मतलब स्टॉक की तरह बन जाएगा वो. समझ रहे हो, इट्स अ नेगोशिएबल मनी मार्केट. नेगोशिएबल मीन्स ये डिमांड और सप्लाई पे चलेगा. डिमांड और सप्लाई पे चलेगा. डिमांड और सप्लाई पे चलेगा मतलब इट्स इज लाइक अ शेयर मार्केट. इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, जो वैल्यू होगी वो ऊपर और नीचे हो सकती है. ठीक है, इशूड negotiable market instrument and issued in the dematerialized form of promissory notes. ठीक है, मतलब आप लगा के चल लो पी नोट्स है, बट इन अ डिजिटल फॉर्मेट अगेंस्ट द फंड डिपॉजिटेड एट द बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब वो जो सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज लाइक दैट यू हैव सबमिटेड योर एनी काइंड ऑफ मटेरियल. which काइंड ऑफ मटेरियल, कोई भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, तो उससे आपको एक सीडी जनरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन टोकन फॉर्मेट, एंड दैट एक्ट एज अ प्रोमिसरी नोट्स. अगर आपको कुछ आगे खरीदना है तो उसमें काम आ जाएगा. ठीक है, टोकन बन जाएगा आगे. इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज. ठीक है, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में बनेगा, अब आरआरबी में नहीं बनेगा अभी, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं होती थी ना. और लोकल एरिया बैंक, छोटे बैंकों को जरूरत नहीं है, बड़े बैंकों में ये एक एक्सेप्शन है. ये प्रीलिम के क्वेश्चन में आ जाएगा. ठीक है, वो कहेगा ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक. जैसे ही तो उसने ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक लगाया तो हमारा गलत हो जाएगा. उसमें एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक एंड लोकल एरिया बैंक. ठीक है, select all India financial institutions permitted by the RBI to raise short-term resources. Correct. Issued by a discount on face value. Its maturity period is up to. देखो डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लो आपकी कोई चीज 10 रुपए की है. ठीक है, वो
जब बेचने आया है ना आपको, तो कहेगा ये 10 रुपए की चीज है, ये 7 साल बाद 10 रुपए की हो जाएगी, आज की डेट में 6 रुपए की है। तो तुमने 10 रुपए का नोट 6 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, बट वो एक सर्टेन डेट पे 10 रुपए का हो जाएगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कि डिस्काउंटेड ऑन फेस वैल्यू। 10 रुपए की चीज आपने 6 रुपए में खरीदी, बट फलाने तारीख पे 10 रुपए का हो जाएगा। आई समझ में? मैच्योरिटी पीरियड क्या है इसकी भाई? 1 साल है, मिनिमम 7 डेज, 7 दिन से 1 साल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, अगर बनना चाहे तो। बेसिकली है क्या वो पता चल जाना चाहिए तुमको। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि भाई साहब इसमें आरआरबी नहीं है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तीसरी चीज ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है, लॉन्ग टर्म पे नहीं है। और चौथा ये कि डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू दिया है इन्होंने, मतलब अगर इशू हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू। ये 4 चीजें याद रख लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसी। अब एक न्यूज में भाई, आरबीआई ग्रांट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से रेगुलेट करो, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल टू ओवरसी एनबीएफसी। क्योंकि एनबीएफसी को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी एनपीए मारने शुरू कर देंगे, है ना। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। ठीक है। अबाउट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, लीगल बैकिंग है इनको, आरबीआई ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज 2024। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, लीगल बैकिंग क्या है, ये ओमनीबस फ्रेमवर्क है, उसके अंदर इसको लेकर के आए हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ एसआरओ, तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्या है? shall be set up as a not for profit company, not for profit company registered under section 8 of the company act 2013। it should have adequate net worth, sufficiently diverse shareholder, no entity shall hold 10% or more for its paid up capital and must represent this sector। ठीक है। दो चीजें थोड़ा सा ध्यान दो कि पहले सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक बेसिक ये है कि भाई वो नॉन प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो जो है सफिशिएंटली डाइवर्स होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल स्टेक होल्डर होने चाहिए। कोई एक के पास 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर सेंट्रलाइज कर लेगा। समझ रहे हो? और जो 10% वाला चाहेगा या 15% वाला चाहेगा या 30% वाला चाहेगा, फिर तो वही होएगा। तो क्या मतलब है क्या? तो वो तो बायसनेस ले आएगा ना, इसलिए कह रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसआरओ टुवर्ड्स मेंबर फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट establish a grievance redressal and dispute resolution arbitration framework etc. towards regulatory compliance, promote sector development, foster innovation, detect early warning signals। ठीक है। Governance framework, at least one third of the member in the board of directors including chairperson shall be independent। एनबीएफसी क्या होता है? कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर हो रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंगेज इन द लेंडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट इन शेयर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विसेज, रियल एस्टेट। सिक्योरिटी नहीं आती इसमें, ये याद रखना। सिक्योरिटी गवर्नमेंट करती है ना, वो इनका काम नहीं है। ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम द मंड, ये एनडीटीएल में डील नहीं करते, बस बात खत्म। ये कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ऑन आउटसाइड द पेमेंट, चेक नहीं कर सकते, जब एनडीटीएल नहीं लेते तो चेक नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आगे चलो, वन स्टेट वन आरआरबी। Recently, the central government notified amalgamation of 26 regional rural banks
ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वन स्टेट वन आरआरबी अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। क्या है भैया न्यूज में? दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ द मिलगेशन एंड पोस्ट मिलगेशन there will be 28 RRBs down from 43 earlier in 26 states and 2 UTs। ओके, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आरआरबीज थे, हकीकत में थे। जब आईबीपीएस का पेपर देना तुम लोग, जब आईबीपीएस का पेपर दोगे तो उसमें दो होते हैं, ठीक है, एक तो नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का होता है, एक आरआरबी का होता है। अब आरआरबी का जब पेपर भरोगे तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप यूपी से भर रहे हो, हरियाणा से भर रहे हो, बिहार से भर रहे हो, झारखंड से भर रहे हो, कहाँ से भर रहे हो, मतलब सारे स्टेट का दे देगा। और उसके बाद जब तुम फॉर्म भर रहे होगे तो उसके बाद बहुत सारे आरआरबीज आ जाएंगे। अब वो आरआरबीज होते हैं, जैसे मान लो स्टेट बैंक का अलग है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक्स के आरआरबी हो जाते हैं। तो वो फिर प्रेफरेंस मांगता है आपसे कि आपको कौन सा आरआरबी चाहिए। तो जनरली एसबीआई वाले भरे जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो ऐसे चलती चीजें। तो अब ये बोल रहे हैं कि एक स्टेट में एक आरआरबी होना चाहिए, ठीक है। क्या फायदा हुआ, भगवान जाने। तो अब ये आरआरबीज को कम करके एक यूनिट में लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, यही है इसमें। दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ एमएलगेशन, चौथा साल है। इन द पोस्ट एमलगेशन देयर विल बी 28 आरआरबीज। जो पहले 43 थे वो 28 में आ गए, 26 स्टेट के अंदर, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ठीक है। द बेसिस ऑफ द एमलगेशन वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन डॉक्टर व्यास कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें पढ़नी है अपने को इसमें, कि ये वन स्टेट वन आरआरबी किसने दिया था, डॉक्टर व्यास कमेटी ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो 43 से 28 आ गए हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, घूमते हुए अबाउट द आरआरबी। तीसरी चीज ये है ना, क्या नाम है, ये बैंकिंग रूरल बैंकिंग एक्ट 1976 में आया था। आगे चलो, अबाउट रीजनल रूरल बैंक जेनेसिस। आरआरबीज वर एस्टेब्लिश इन 1975 1975 based on the recommendation of the नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। ओके, तो ये आ गई। तो टोटल कितनी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी बात, ठीक है। ओनरशिप ज्वाइंटली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% स्टेक होते हैं, स्टेट के 15% स्टेक होते हैं, स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक के 35% स्टेक होते हैं। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50% स्टेक होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 15% स्टेक होते हैं, और स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक के 35% है। स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक कौन है, जो मतलब लेकर के चले, जैसे एसबीआई, ठीक है, उस तरीके से। आगे बढ़ो। Regulation and the supervision, RRBs are regulated by the RBIs. RBI under the Banking Regulating Act 1949 and supervised by the National Bank, NABARD हुआ है, हाँ NABARD। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पांचवी बात, ये सारा ही इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, तो ये भी पढ़ लेना। तो आरबीआई के अंदर आता है, सुपरवाइज होता है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी एजेंसी नाबार्ड है। अगर वो कहो कि सोलिड कम्स अंडर द आरबीआई, नहीं, सुपरवाइज बाय द नाबार्ड। अगर वो बोलता है कि क्या नाम है, रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, ये सही हो जाएगा, बट सुपरवाइज बाय द नाबार्ड, मतलब नाबार्ड उसकी, समझ रहे हो, इस चीज को थोड़ा याद रखना। तो लगा ही था, ये क्या कहना। हो गया ना, ठीक, चलो। पहले पता चल जाता है। For tax purposes, they are treated as cooperative society under the Income Tax Act 1961। ठीक है, चलो।
status 22,000 branches in 700 district with 92 branches in the same. बाप रे बाप, बहुत भयंकर है। 22,000 ब्रांचेस। वो वीडियो में दिख कर आता है कि तो मेरे को पता चल गया था, समझ रहे हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, मस्ट एलोकेट 75% of ANBC adjusted net banking credit or CEOBE credit equivalent of balance sheet exposure which is higher to private sector lending PSL, must maintain a capital। देखो आप समझो, इसमें क्या है ना, जो लोन्स होते हैं, ये लोन्स या आपका NDTL होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत स्मॉल पैसा आता है। मान के चलो 300 रुपए सेविंग अकाउंट में आ रहे होते हैं, तो बहुत बहुत छोटा कैश आता है, और लोन भी बहुत छोटा ही जाता है, 15,000 का लोन चला गया, समझ रहे हो। तो इसमें NPA इतने बड़े नहीं होते, बट इसमें RRBs के अंदर ना PSLs होते हैं बहुत सारे। PSLs मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो PSLs को मेंटेन रखना पड़ता है इनको, ठीक है। PSL से मतलब क्या हो गया कि जैसे मान के चलो कि 40% चला गया किसान को, 15% एजुकेशन, 10% के आसपास आपको मछुआरों को देना है, ऐसा कुछ देना है। तो मतलब काफी इनका PSLs होते हैं, जो बच गया फिर अब मन करे जिसको दे दो, ठीक है। तो इनका सोशल जस्टिस होता है इनका ऑब्जेक्टिव, ना कि आपका प्रॉफिटियरिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है इनमें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मस्ट एलोकेट 75% ऑफ द ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और CEOBE क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच इज हायर टू द PSL, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 75%, मतलब 100 रुपए हैं तुम्हारे पास, तो 100 रुपए में से 75 रुपए जो है आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देने। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली दोनों बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ लो 75% पैसा आपको PSL में देना, ठीक है। मस्ट मेंटेन अ कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, ठीक है। कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो दैट इज 9% एज पर द RBI नोट। कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। CRAR तो भाई क्या है, capital to risk weight asset ratio, also known as the capital adequacy ratio, is a key financial metric measuring a bank capital strength against its risk weight asset. It ensures bank can absorb losses, protect depositors, and maintain financial stability. The formula is CRAR, Tier 1 capital, Tier 2 capital, by the risk weighted assets into 100%. Key aspect of the CRR, it prevents banks from taking excessive leverage, reducing risk of the insolvency. Minimum requirement, while the Basel III guidelines mandated 8% minimum, the RBI requires stricter 9% scheduled commercial banks and 12% for public sector banks to handle the higher risk. कैपिटल 1 क्या है, फॉर इक्विटी रिटेन अर्निंग। कैपिटल 2 क्या है, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व से सबऑर्डिनेटेड डेट, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, डेट्स एसेट्स आर वेटेड बाय रिस्क, रिस्कियर एसेट्स रिक्वायर हायर कैपिटल बैकिंग देन द सेफर एसेट्स, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब NPA के चार्जेस को कम करने के लिए इन लोगों ने जो एसेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब आया ना, समझ में आ गया। पढ़ लेना भाई इसको, बहुत जरूरी है। पढ़ लो, जो जो दे रहा हूँ ना पढ़ के चले जाओ, ठीक है। कर तो तुम भी सकते हो, मैं पता है तुम कर लो। तो फॉर्मूला आया नहीं, बट फॉर्मूला इतना है नहीं, चलो फिर भी दे देता हूँ। ठीक है, ये लो, हो गया काम। तो देख लेना इसको, आगे बढ़ते हैं हम। कितना टाइम हो गया।
4 में हो जाएगा, 4 में हो गया, हो जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक से शुरू करते हैं आज, मतलब इसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसकी शुरुआत कर देते हैं, कल इसको करेंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कहता है? वाई न्यूज, द आरबीआई हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये ठीक है, फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द स्मॉल फाइनेंस बैंक टू द यूनिवर्सल बैंक, बड़ा बैंक बनना है लाडला है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डिकेड, ठीक है। अब वो छोटा मोटा बैंक नहीं रहा जो सबके सामने लिबिल लिबिल करे, ठीक है, बड़ा बैंक बनना है भाई। मोर ऑन न्यूज, a universal banking license permit a financial institution to offer a wide array of banking services, including commercial and investment banking under a single umbrella, ठीक है। Eligibility criteria for SFB to transition into universal bank status, schedule status for scheduled status, ये बिल्कुल मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाला स्टेटस है, यस। और मिनिमम 5 ईयर, 5 साल के लिए, ठीक है, शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए, ठीक है। शेयर ऑफ द बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। हैविंग अ मिनिमम वर्थ ऑफ द 1000 करोड़, 1000 करोड़ की वर्थ होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई प्रीलिम्स के लिए, ऐसे ही नहीं पढ़ रहा मैं, पूछ लेगा वो। CRAR अभी हमने पूछा था ना वो, कि भाई आपका रिस्क असेसमेंट वाला मामला जो है, जिसके अंदर कैपिटल 1 प्लस कैपिटल 2 बाय द रिस्क की रेशियो है, वो वाला जो भी पढ़ा था हमने, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 ईयर्स, और एसेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, नॉन ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और नेट एनपीए मस्ट लेस देन और इक्वल टू द 3%, ठीक है। 3% ग्रोस का और नेट का 1%, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक। मैं तो इसमें दुखी कर दिया, ठीक है। तो आगे चलो, प्रमोटर्स रिक्वायरमेंट, नो एडिशन ऑफ न्यू प्रमोटर्स और एक्सचेंजेस टू existing promoters during the transition. Preferences, SFBs with diverse loan portfolio will be preferred. Okay, डाइवर्स होना चाहिए ना, नहीं तो रिस्क आपका एक तरफ बढ़ जाएगा, तो रिस्क थोड़ी बढ़ाना है आपका, डाइवर्स होना चाहिए। अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है भाई, जिनसे अनाउंस इन द यूनियन बजट 2014-15, ये ना बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे देते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने भी करवा रखा है। रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड, एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। लाइसेंस मिला सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग व्हीकल्स टू अंडर सर्व्ड और द अनसर्व्ड सेक्शन, मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको सर्विस नहीं मिल पाई है, अंडर सर्व्ड है, ठीक है। सप्लाई ऑफ द क्रेडिट टू द स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल फार्मर थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल बैंक शैल बी 2200 करोड़ रुपीज। फॉर प्राइमरी cooperative bank transiting into SFB, initially requirement of net worth shall be at 100 CR, which will have to be increased to 200 CR, ठीक है, सिंपल है। चलो कल देखते हैं बाकी का, है ना। और पसंद आता है तो शेयर कर दिया करो किसी के साथ, लाइक वाइक कर दिया करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा, है। इतने इतने वो होने का जरूरत नहीं है,